नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। सर वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा कि कल अहम फैसला आया है, उस फैसले के हवाले से आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँची है? बहुत-बहुत शुक्रिया या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में फ़ैसला एक तरफ, वो जो 4-5 दिनों की जो डेवलपमेंट थी, जिस दिन वो रूलिंग जो है वो ख़त्म हुई और उसके बाद फिर जैसे ही रूलिंग ख़त्म हुई तो चीफ जस्टिस ने काला कोट पहना और वो चले गए, तशरीफ़ ले गए सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद फिर ये जो कुछ 5 दिन आपने देखा जो कुछ शो ऑफ फोर्स हुआ, शो ऑफ डॉक्यूमेंट, वो चीज़ें हुई आर्गूमेंट्स वो आपके सामने हैं। लेकिन जिस वक्त वो सुओ मोटो नोटिस लेके तशरीफ ले गए थे तो बहुत सारी चीज़ें जान पहचान वाले रखने वालों को, लोगों को क्लियर हो गई थी क्या है। अब बात उस फैसले को एक साइड रखते हुए मैं आज ये फील करता हूँ, और मैं नहीं, एक बहुत बड़े और लीगल माइंड है महबूब कादिर साहब, उन्होंने भी ये लिखा है कि पाकिस्तान आज बिक गया। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत, मैं कहूँगा तारीख दिन है मेरी नज़र में, कि आज ये कंफर्म हो गया है, इस चीज़ पे मोहर लग गई है कि हम अमेरिकन की गुलामी से नहीं निकल सकते। हम उनके पेड अनपेड गुलाम हैं। वो हमें जूते मारेंगे, वो हमें डिक्टेट करेंगे, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो हमें डू मोर कहेंगे, वो हमें कैरी लूगर बिल के पैसे नहीं देंगे, हम कुछ जिक्र नहीं कर सकेंगे किसी तरीके से। तो हम अमेरिकन की गुलामी के अंदर टोटली तौर पे इस वक्त बिक चुके हैं। अमेरिका ने हमारी मदद बहुत की है, ये एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि 65 वॉर के हिसाब से या पाकिस्तान आर्मी की इक्विपमेंट के हिसाब से देखें, मुख्तलिफ टाइम पे देखें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो कीमत उस चीज़ की दी है वो हमारी शख्सी आज़ादी की कीमत है। आज आपके यहाँ शख्सी आज़ादी नाम की या इंसान के जो हकूक होते हैं उसके नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वी आर ए टोटली सोल्ड आउट एज अ नेशन ऑल्सो, एज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। और उसमें आपने देखा कि वो आपका जो कार्टून नुमा वो है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं टीटी के और चपड़ासी के जरिए पैसे ले जाने के, उस शख्स ने कहा कि वी आर बेगर्स, यानी पाकिस्तान कौम के मुंह पे एक तमाचा है। ये पाकिस्तान कौम के, पाकिस्तान के अवाम के गैरत के मुंह पे एक तमाचा है। और अगर अभी भी अवाम चुप करे तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों, हमको, मुझे जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपने आप को अवाम कहते। असल में ये तमाचा, ये जूता शहबाज शरीफ के मुंह पे किसी को उठा के मारना चाहिए था, जिस तरह बाहर के मुल्कों में जूते मारे जाते हैं जब इस किस्म का बयान देते हैं। दूसरी बात है कि अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी, चीजें सामने पक रही थी, तो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक बयान दे दिया सिक्योरिटी डायलॉग में, और उन्होंने कह दिया कि जी अमेरिका से हमारे ताल्लुकात हैं, रशिया के ऊपर जो कुछ हुआ है वो गलत है, विच वॉज अगेंस्ट दी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी जो आप पिछले 3-4 साल से लेके चल रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों ने इसको क्लियर कर दिया कि हम जो हैं अमेरिका के खरीदे हुए ना खरीदे हुए गुलाम है, हमारी अपनी कोई आज़ादी नहीं है। अमेरिका जिस तरह हमको लात मारेगा, जिस तरह हमको चाहेगा, जिस तरह हमको घसीटेगा, हम उसी तरीक़े कार से चलते रहेंगे। और ये अमेरिका का वतीरा है। और अमेरिका आज के हालात जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, या चले रियलिटी नहीं है मैं मानता हूँ, जो रियलिटी मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और एक चीज़ एक खत के हिसाब से भी सामने आई, और उस खत के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने उसको कंफर्म किया, इवन रशियन ने कंफर्म किया कि जी अपना इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था, उसको प्रेशराइज कर रहे थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें पहले हो चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाने का जो तरीका है वो उस वक्त ही सेटल हो गया था जब जुल्फ़िकार अली साहब ने पाकिस्तान के अंदर सरबराही, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त वो ये तय हो गया था कि जुल्फ़िकार अली साहब जो पावर में नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो हेनरी किसिंजर ने, ये कुछ तारीख के हकायक है जो लोगों को पता होने चाहिए, हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि वी विल ड्रैग यू ऑन द स्ट्रीट्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप जो कुछ मर्जी करें, उन्होंने कहा मैं बम बनाऊंगा। उसके बाद देखिए उनका किस तरह जुडिशियल मर्डर किया गया, उनका एक डिक्टेटर के अंदर जुडिशियल मर्डर। अमेरिका ने सोच लिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो रास्ते में नहीं रह सकता। बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, वो अमेरिका को पसंद नहीं थी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर उन हालात में होती और वो जो कुछ बोलती थी दुनिया उसको बाय करता था, तो
वो चली गई रास्ते से। लियाकत अली खान ने जब ईरान से तेल की डील हो रही थी, अमेरिका ने डिमांड की थी, लियाकत अली खान ने कहा था कि जी आई नॉट लाइक टू यूज माई इन्फ्लुएंस टू ब्लैकमेल अदर कंट्रीज किसी फेवर के लिए। लियाकत अली खान को रास्ते से हटा दिया गया। पाकिस्तान से कोई असैसिन नहीं मिला तो अफगानिस्तान से एक शख्स को भर्ती किया गया, तो उसको भेजा गया, उसने मारा, फिर उसको भी मार दिया गया। उसके बाद जो जो डीएसपी उसकी तहकीकात कर रहे थे, उनको आपको पता है कि किस तरह उनका जहाज है वो गुजरांवाला में तबाह हो गया। ये चीजें हैं जो चीजें आपके काश पाकिस्तान के लोग, काश पाकिस्तान के अवाम इस चीज के ऊपर रिसर्च करके इनको देखे कि अमेरिका किस तरह में जूते मारता है। हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए, इमरान खान ने भी इस चीज को बारहा कहा, लेकिन अमेरिका ने कभी इसको तस्लीम नहीं कर सका। डू मोर, उसका मतलब ये था कि 80,000 शहीद कराएं, 80,000 और शहीद करवाओ, तब, क्योंकि तुम्हारा खून सफेद है, अमेरिका में हमारा खून जो है वो रेड है और हमारा खून जो सुपर है। इसीलिए जब यूक्रेन में बम होता है तो वहां पे अंग्रेज चीखता है। जो जो कुछ कश्मीर में होता है उस वक्त अमेरिका नहीं, अंग्रेज नहीं चीखता, वहां यूरोपियन चीखते हैं। यूरोपियन किसी के बाप के ऊपर से नीचे उतर के आए, उनके क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर, यूरोपियन के अंदर जो क्वालिटी कश्मीर के अंदर लोग। इमरान खान जब कश्मीर का नाम लेता है तो तकलीफ होती है इंडिया को, तकलीफ होती है अमेरिका को, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते इन चीजों को, वो आपको ठुड्डे मारना चाहते हैं। आज वो आपको ठुड्डे मार रहे हैं और ये सामने आज आपको प्रूफ हो गया है। और आपको पता है कि अमेरिका रजीम चेंज का माहिर है। अमेरिका रिजीम चेंज करने के लिए कोई भी तरीका कार इस्तेमाल कर सकता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ख्याल है, आप एक किताब है बड़ी पुरानी, स्टीफन कंजर की किताब है रिजीम चेंज के बारे में, आप वो किताब उठा के पढ़ लीजिए। उस किताब के अंदर क्या कहा है, आप कहीं से तलाश करके उस किताब का जो है वो टाइटल ही लगा दीजिएगा और वो पेजेस मैं आपको बताता हूं जो चीजें उसके। और आज अगर आप देखेंगे वो स्टीफन कंजर की किताब है ओवरथ्रो, उसके अंदर ईरान के अंदर जो मुसद्दक को चेंज किया था उसके बारे में 2 पेजेस हैं। उसमें ये बताया गया है कि मुसद्दक जो है उसको चेंज करने के लिए सीआईए ने एक प्लान बनाया था। ये वो किताब कहती, स्टीफन कंजर कहता है, मैं नहीं कह रहा, कि मुसद्दक को ईरान में तब्दील करने के लिए सीआईए ने एक प्लान बनाया था। और उस प्लान में नो कॉन्फिडेंस मोशन तहरीक अदम एतमाद लेके आनी थी मुसद्दक के खिलाफ। मुसद्दक को पता चल गया कि सीआईए मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही है लोगों को खरीद के। उसने एक रेफरेंडम का ऑर्डर कर दिया और उसने कहा कि जी रेफरेंडम होके, रेफरेंडम वहां पे एक रेफरेंडम होगा, और उसने कहा कि वो उसको ये इस चीज के लिए कि उसको ये इजाजत दी जाए कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर ले, क्योंकि अगर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता तो वो तहरीक अदम एतमाद से बच सकता था। अब उसने ये रेफरेंडम कराया, लोगों ने उसके लिए वोट दिया। अब किस तरह वोट दिया, लेकिन उसके लिए यस पे वोट आया तो ना साफ जाहिर है कि फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और मुसद्दक में। अब जब ये कुछ हो गया तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो अपना अमेरिका का रोजवेल्ट, उसने एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया। ये वो किताब कह रही है, काइंडली लोगों को चाहिए किताब उठा के पढ़ लें ताकि उनकी आंखें खुले और पता चले कि वहां पे ये फजलू यहाँ क्या कर रहा था और बाकी लोग यहाँ पे क्या कर, कितने पैसे इनको पे हुए। फिर रोजवेल्ट ने प्लान बनाया और उस प्लान के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान बनाया, उसने कहा कि जी हम अपना वो रजा शाह पहलवी जो है, रजा शाह है, उसके लिए एक रॉयल डकरी जो है और अपना मुसद्दक को डिसमिस करके उसको लेके आएंगे। अभी उसका प्लान क्या था, उस प्लान के अंदर 2 सीआईए के एजेंट थे, एक का नाम था डोनाल्ड वाइबर और एक का नाम नाम था नॉर्मन डर्बीशायर। ये 2 सीआईए के एजेंट थे। इन 2 सीआईए के एजेंट्स को प्लेस किया गया ब्रिटिश अपना इसका नाम था डोनाल्ड वाइबर एंड सीआईए। जो डोनाल्ड वाइबर था ये ब्रिटिश था और जो सीआईए का एजेंट था वो था नॉर्मन डर्बीशायर। और इन लोगों को प्लेस किया गया कूल आने के लिए साइप्रस में। साइप्रस में रहते हुए उन्होंने $1,50,000 अरेंज किए। फिर मैं रिपीट करता हूं, $1,50,000 उन्होंने अरेंज किए, जिसमें उन्होंने जर्नलिस्ट को ब्राइब किया, उन्होंने एडिटर्स को ब्राइब किया, उन्होंने इस्लामिक प्रीचर्स को ब्राइब किया और जो और ओपिनियन बनाने वाले इंटेलेक्चुअल्स थे उनको $1,50,000 पे, $50,000 जो है वो पे हुए। और उसके बाद उन्होंने कुछ थग्स चुने, कुछ अंडर वर्ल्ड के लोग चुने, उनको पैसे किए और उसके दरमियान उसके अपना उनको चुन के उन्होंने वहां पे उनका वहां जो था
ईरानियन को उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो तबाही फैलाएंगे, यहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और जनरल जाहिदी था जिसको कहा गया, उसको दी गई थी $1,35,000 जनरल जाहिदी को दिए गए थे। उसको कहा गया था कि आप कुछ एडिशनल जो है लोग जो हैं, एडिशनल फ्रेंड्स जो हैं और जो लोग हैं उनको जमा करें। और उसके लिए जनरल जाहिदी जो था उसको $1,30,000 जो है वो पे किए गए। अब ये तमाम चीजें उन 2 पेजेस के अंदर लिखी हुई हैं। इनको ट्रांसफर कर ले पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के 174 MNA हैं। 174 MNA को अगर आप किसी भी तरीके से, मैं सारों को नहीं कहता, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज तो आई है ना कि जो अमेरिकन चार्टी अफेयर्स थी, उसने जो अमेरिकन एम्बेसडर था उसने राजा रियाज, उसने हमजा शहबाज, शेरी रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मुराद अली शाह, बलेदी, इन तमाम लोगों से मुख्तलिफ डेट में मुलाकात की है। और डेट के हिसाब से वो तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो आपके चैनल्स पे चल चुकी है। और एक लेटर जो है, जिस लेटर को नईम बुखारी ने पेश किया था, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जिसके ऊपर एक कमीशन बनाना चाहिए था, उसके बाद फैसला आना चाहिए था, उस लेटर को कंसिडर ही नहीं किया गया। तो अगर आप 174 MNA हैं, उनको आप 20-25 करोड़ रुपए देते हैं, तो आप पता कितना पैसा वो उसका वो अपना कितना पैसा बनता है? वो $0.24 बिलियन बनते हैं। और $0.24 बिलियन जो अमेरिकन आर्मी का जो बजट है ना $800 बिलियन का, तो 0.24 डाले 3 घंटे का बजट बनता है। अफगानिस्तान के अंदर $2,000 बिलियन खर्च हुए, अफगानिस्तान को नहीं कैप्चर कर सके। हमारे यहाँ एक हफ्ते के अंदर ये तमाम चीजें हो जाती है और ये तमाम चीजें पहुंच जाती है मैरियट होटल में। मैरियट होटल का फ्लोर किराए पे लिया जाता है, वहां पे 40 लाख रुपए पर डे जो होता है वो पीपल्स पार्टी वाले पे कर रहे थे। उनके बाप ने ये पैसे दिए, उन्होंने ये पैसे जो $40 बिलियन ये उन्होंने बैठ के कोई नोट निकाले हैं, कोई उन्होंने वो लगाया हुआ था, अपना नोटों की मशीन लगाई, ये कहां से पैसा आया? ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रूलिंग गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि फेथफुल लॉयल्टी तलाश करो। कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है अगर पैसे लेके लॉयल्टी बिकी है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करो। आप बेसिक रीजन पे तो जाएं, फैसला जो मर्जी दे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ने देखना है अभी जो भी चीजें उनके सामने आई हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तसल्ली किस तरह होगी है यार? ये चीजें तो सामने आई हैं कि पैसा, इसको कौन इन्वेस्टिगेट, इसको क्या आप रद्द कर देंगे? क्या नईम बुखारी ने मिनट्स में, क्या जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन में जो पेश हुआ है, जहां पे आर्मी चीफ बैठे थे, नेवल चीफ बैठे थे, वो वहां पे क्या फिल्म चल रही थी कोई किसी चीज की? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको किसने कंसिडर करना है? वो कहां कंसिडर होगा? किसने उसके ऊपर गौर करना है? वो अमेरिका से कोई अदालत आके गौर करेगी जिन्होंने पैसा पे किया? ब्रिगेड और साहब, ये याद रखिएगा, ये रिजीम चेंज अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। इसके अंदर इंटरनल जो चीजें हैं वो तो हैं ही हैं, जो आपकी इन्फ्लेशन से ताल्लुक रहती है, इमरान खान की परफॉर्मेंस, लेकिन इसके अंदर जितना खर्चा हुआ है, इसके अंदर जितनी पेमेंट हुई है, वो तमाम की तमाम पेमेंट और तमाम पैसा जो है वो अमेरिकन के थ्रू हुआ है। और अमेरिका आपको जूते मारना चाहता है, आपको गुलाम बनाकर, और आप आज गुलाम बन चुके हैं। आप ही नहीं गुलाम बन चुके हैं, जो अदारों की परफॉर्मेंस है वो भी आपको सामने नजर आ रही है। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसमें ये फरमाइएगा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया। ये भी बताएं कि कितनी हैरानकुन और कितनी मजाकाखेज बात है कि एक साहब के ऊपर जो है वो केस चल रहा हो और एक साहब जमानत के ऊपर जो है वो बाहर आए हुए हो, और वो बाहर आकर जो है वो यहाँ पे लॉबिंग करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, और फिर हेयरिंग के अंदर जो है वो एक इस मुल्क के सुप्रीम इदारे के सुप्रीम जो सरबराह है वो उसको बुलाकर उनको रोस्ट्रम पे कहते हैं कि आप मुल्क कैसे चलाएंगे अगर आपको मुल्क की जिम्मेदारी दी जाए। तो कितना मज़ाक़-ख़ेज़ ये बयान और ये चीज़ थी कि एक आइन की बात हो रही है कि गैर आइनी चीज़ हुई है, तो ये क्या ये इक़दाम जो है ये गैर आइनी नहीं होगा? ये कौन सा आइन यार? आपने आइन खुद ही बना लिया, आइन की मरम्मत कर दिया आपने। कौन सा आइन? विच आइन? आप किस आइन की बात कर रहे हो? क्या आइन ये इजाजत देता है कि एक आदमी, चले वो मान लिया, एक सेकंड को मैं और आप मान लेते हैं कि वो जो एक्यूजेशन है वो गलत है, लेट्स एक्सेप्ट फॉर ए मोमेंट, लेकिन वो है तो सही। ये तो अदालत ही कहती है ना कि जब तक केस साबित नहीं होता तो वो क्या रहता है? मुलजिम रहता है। जब केस साबित हो जाता है तो मुलजिम बन जाता है।
तो क्या यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा कि हम मुजरिमों को बुला के और खड़ा करें रोस्टम पे और उनसे पूछें कि जी आप मुल्क किस तरह, ये कि क्या इंडिकेट करता है मुझे बताएं ना, व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि आप मुजरिम को बुला के और इतने बड़े रोस्टम पे बिठाएंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिफाइन है कि आप एक शख्स से पूछेंगे तुम हुकूमत किस तरह चलाओगे? इस ऑर्डर में सिर्फ एक चीज नहीं लिखी हुई है, वो भी लिखी होनी चाहिए थी कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएं और जो वो डायरेक्टिव है वो जो निकलना है उसकी कॉपी भेज दें हमें जल्दी 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 शाम तक। सिर्फ ये नहीं लिखा गया। बाकी क्या आप मुझे, मैं एज ए कॉमन मैन पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है कि आप एक मुजरिम को बुला के सुप्रीम मेरा कोर्ट तो के ख्याल है कि रोस्टर? सर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या आइन के हवाले से जो मिसालें दी जाती हैं, बदकिस्मती से वो मिसालें जो हैं वो इंतहाई गलत हैं, क्योंकि ये मिसालें तो तब दी जानी चाहिए ना कि जब मनोमन उसके ऊपर अमल किया जाए और हर बंदा जो है वो उसकी पासदारी करे। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि जो किसी को सूट करती है चीज़, वो उसको अपने मुताबिक उसको ढाल लेता है या अपने मुताबिक मोल्ड कर लेता है। सर ये बताइएगा ये जो कि जिसको नहीं सूट, जो जी, जी। जो जिस तरह अमेरिका को सूट करती है और जिस तरह अमेरिका टेलीफोन करके लिखाता है और जिस तरह अमेरिका आपको दबाता है, जो अमेरिका को सूट करती है आपकी जबान से वो लफ्ज निकलते हैं। दुख की बात ये है, अगर अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका ने तो कह दिया ना कि इमरान खान को नहीं रखेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, तो वो क्या करे? वो कह रहे बिकाऊ बिल्कुल लोगों को ऐसे लेके आओ। बिकाऊ लोग कौन है? वही है जो मुजरिम है, वो बिकाऊ लोग है ना। एक वो बाहर बैठा हुआ है, उसने मुसैद से मुलाकात की, उसने वो इनके सामने नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि एक बाहर बैठा हुआ मुजरिम शख्स जो है वो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से मुलाकात करे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया गया हुआ है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा तो ख्याल है कि सर जिस तरह सिचुएशन जा रही है और जो चीजें आगे जा रही हैं, आगे चलकर शायद आइन के अंदर इस चीज की भी गुंजाइश पैदा कर दी जाए कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है, बेशक वो वजीर आजम है, लेकिन फिल वक्त जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम है। वो बाहर बैठकर जो है वो गैर मेरे मुल्की ख्याल लोगों है से इसके और अंदर ऐसे आप लोगों ठीक से कह रहे हैं। जो यही पाकिस्तान के खिलाफ, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिगेड साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा रशा, यही आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चीज मेरा ख्याल अभी जो कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक, वो इस चीज को डाल देंगे कौन, तो आपको तैयार होना चाहिए इन तमाम चीजों के लिए पाकिस्तान के अंदर कि आपके ऊपर कौन कौन से जुल्म जो आने वाले दिनों में ढाए जाने हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब भी करना है, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत वो कुछ देर पहले भी डेवलपमेंट हुई कि डीजीआईजी से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या इत्तलात है? देखिए, इमरान खान ने तो कहा था कि, और उनके हुकूमत ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो एक्सेप्टेबल होगा, और नेचुरली फैसला जो आया वो तो मनोन एक्सेप्टेबल होना है, क्योंकि आप वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो आपको मानेंगे। तो जो लॉ लॉ अबाइडिंग लोग हैं वो तो उस चीज़ को कहेंगे कि जी जो फैसला आया है, जो फैसले के अंदर सुकूम है और बहुत बड़े बड़े सुकूम है फैसले के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है फैसले के अंदर। सबसे बड़ी ग्रेव इग्नोरेंस है वो ये है कि आपने उस खत को, जो रहीम बुखारी साहब ने पॉइंट आउट किया, जो नेशनल सिक्योरिटी उसकी बेसिस के ऊपर उसको एनालाइज करके आपको, ये तो इतनी देर में तो आप कत्ल का फैसला नहीं देते एक जिसके तमाम चीजें प्रूव हो सकती है, जिसमें आपने इतना बड़ा जो मुल्क के मुस्तकबिल के हिसाब से फैसला दे दिया है। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने कहा है। मैंने आपको कहा है कि महबूब कादिर साहब का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया, उनका जस्टिस ज्यूरिस्ट जीत गए, पाकिस्तान हार गया। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो खैर इतना कानून को नहीं जानता, मैं तो उन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, या आप उन चीजों को जो सफ़े पे नजर आ रही है, जो ये रियलिटी कि अमेरिका पेड मनी टू ऑल दिस, ये राजा रियाज नूर आलम एंड ऑल दैट, इनको पैसा मिला है, इनको पैसे से खरीदा गया है 25 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, और वो पैसा नाम साफ जाहिर है जब फजलुर रहमान चंदा करके वहां पे ₹4 ₹400 खत्म नबूवत के नाम पे जमा कर इस्लामाबाद में लोगों को लेके आ सकता है, तो उसने कितना पैसा नहीं लिया होगा उनसे। वो तो मशहूर है इस काम में आपको अब जहां तक आपने कहा आज की बात है, तो आज खिताब वो करेंगे, मेरा ख्याल वो इसी ज़िम्रे में करेंगे, और कौम को, लोगों को जरूर वो इन्फॉर्म करेंगे कि क्या इनके अंदर लूप बोलते, क्या लकूना था, उन्होंने क्यों किया, और इसके क्या पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट होगा। और दूसरा ये जो आपने मुलाकात का जिक्र किया, मेरा ख्याल वो अब मेरे नज़र में तो वो जो मुलाकात है, इट इज़ बियॉन्ड एंड लॉजिक एंड बियॉन्ड एनी रीज़न। अब हम इमरान खान साहब कल तहरीक एतमाद आ जाएगी, और नेचुरली ये कल तो एजेंडा सिर्फ तहरीक एतमाद में वोटिंग का होगा,
उसके बाद अगले एजेंडे पे कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा। तो जब इमरान खान साहब आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं और उनकी अपना पार्टी भी नहीं होगी कैबिनेट के अंदर, तो उसमें मुझे नहीं लगता डीजीआई से जो मुलाकात है वो, हाँ जनरल सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हो सकती है, लेकिन किसी अमल के हवाले से इट इज इररिलेवेंट। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और एक मुफ़स्सिल गुफ्तगू हुई है। आइन के हवाले से कि आइन के अंदर अब मुस्तकबिल के अंदर जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें ऐड कर दी जाएँगी, ये अब रोज़े रोशन की तरह आया है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से मुझे दीजिए यया इजाज़त। अल्लाह यया 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 मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का जो लेटर था, जिसमें अक्टूबर ने 4 मेरे उसने कहा था कि जी हम पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शन के लिए और 2023 में लोगों को खरीदने के लिए कहा, वो जरूर चलाइएगा आखिर में आप जी, आपने बताया में, बिल्कुल ताकि ठीक है। लोगों को पता चले कि अमेरिकन किस तरह ऑपरेट करते हैं और किस तरह लोगों को गुलाम बनाते हैं। हमारे पास ये किताब भी है मौजूद, जिसके अंदर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बातें लिखी हुई हैं और कैसे रिजीम चेंज किया जाता है, और साथ ही साथ वो लेटर भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम नाज़रीन के लिए वो दोनों चीज़ें लगा देंगे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।